स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा को। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और उनके साथ खास चर्चा करेंगे खबरें अभी तक चैनल के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक। ऑडियो चेक। एक ऐसी पार्टी के नेता हमारे बीच इस समय मौजूद है जो पार्टी एक आंदोलन से निकली, और देश में जब जब आंदोलन की बात होगी तब तब अरविंद केजरीवाल की भी बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि दिल्ली में पूरे देश को हिला रखने वाला दम अरविंद केजरीवाल रखते हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। पॉलिटिकल साइंस, इंजीनियरिंग, जॉब, पत्रकारिता, आज नेता, कई बार सिमिलर हमारे बीच भी हो जाता है सर। मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, पत्रकारिता की आज पत्रकार है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनुराग ढांडा जो पत्रकारिता बहुत बेहतरीन कर रहे थे, लोगों की आवाज को उठा भी रहे थे, लेकिन आपने कई बार जिक्र किया कि उस तरह से नहीं जिस तरह से राजनीति में आकर मैं कर सकता था। आज मुश्किलात कैसे आ रही हैं सर? हरियाणा को लेकर विजन आपका क्या है, हमारी पार्टी का क्या है, और चुनौतियां क्या क्या है? आज मैं इस मंच से आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त देश बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और ये कहा जाता है कि जब देश बदल रहा हो उस वक्त आप अगर तटस्थ बन के बैठे रहें, जो अपना काम कर रहा है वो हर कोई अपना काम करता रहे, तो उस बदलाव का हिस्सा नहीं बन पाते। मैं इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था। अब पूरा देश ये कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने 75 साल बर्बाद कर दिए इस देश के। आम आदमी ये कह रहा है कि अब हमें अपना राज खुद चलाना है। अपनी मूलभूत सुविधाएं, जिसके लिए शहीद भगत सिंह जी ने शहादत दे दी, बाबा साहब अंबेडकर लड़े थे, गांधी जी लड़े थे, वो सारे जो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी, किस चीज के लिए, क्या मिलना था हमको आजादी से? किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। हमें आजादी से यह मिलना था, शहीद भगत सिंह ने जब फांसी का फंदा चूमा और हंसते हुए चूमा, तो ये सोच के चूमा कि मुझे बेशक फांसी हो जाए लेकिन देश आजाद होगा तो हमारे बच्चों को भी वो सुविधाएं मिलेंगी जैसी अंग्रेजों के बच्चों को मिलती है, हमारे बच्चों को भी वो शिक्षा मिलेगी जैसे इनके बच्चों को मिलती है, हमारे लोग भी गर्व से अपना सर उठा के जी सकेंगे। क्या वो सारी चीजें हो पाई हैं? किसान आज भी आत्महत्या करता है, गरीब का बच्चा आज भी अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, रिजर्वेशन के लिए हमारे यहाँ झगड़े होते हैं रोजाना क्योंकि रोजगार है ही नहीं। 13,000 पद निकले थे अभी चपरासी की नौकरी के लिए, ग्रुप डी के लिए 13,75,000 आवेदन आए थे। कैसी दुनिया बना रहे हैं हम लोग? ये पार्टियों ने 75 साल बर्बाद कर दिए देश के। इस वक्त एक आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर। आपने तो कहा कि वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, नहीं, वो आंदोलन चल रहा है इस वक्त भी पूरे देश के अंदर। लोग बदलाव चाहते हैं, पार्टियों को हटा करके आम आदमी अपना राज लाना चाहता है। आज जो आंदोलन की बात आप करते हैं, और चलिए मैं आपका सवाल रख देता हूं। अब नौकरी की बात होती है, रोजगार की बात होती है, बेरोजगारी की बात, वो बोलेंगे नहीं, मैं उसी का, ये बहुत वाजिब प्रश्न है। मेरी आदत है, मैं प्रश्न छोड़ता नहीं, मेरी आदत है, ये बहुत वाजिब प्रश्न है। आप तो पत्रकार रहे। इन्होंने पूछा कि दिल्ली में कितनी नौकरी निकाली। कंपैरिजन करना है तो फुल स्टेट पंजाब के साथ करिए। अभी बताता हूं जितनी, बता रहा हूं, बैठो, शांति बता रहे हैं आजकल बीजेपी को बहुत मिर्ची लगती है हमको मालूम है, लेकिन पंजाब के अंदर हमने 1 साल में इतनी नौकरियां दी हैं जितनी इनकी सरकार पिछले 4 साल में नहीं दे पाई। हरियाणा के अंदर उससे ज्यादा नौकरी दी पंजाब के अंदर 30,000। अभी दिल्ली की भी बता रहा हूं, अरे दिल्ली की भी बता रहा हूं, रुको, दिल्ली की भी बता रहा हूं। आप दिल्ली में रहते हैं क्या भाई साहब? 37,000। भाई साहब आप पूरा देश का पूछिए ना, अब दिल्ली का क्यों पूछ रहे हैं? 37,000 सरकारी नौकरी पंजाब के अंदर हमने दी, और दिल्ली के अंदर जहां 15 साल ये एमसीडी में बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे थे बीजेपी वाले, आते ही अरविंद केजरीवाल जी ने 5,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया। 5,000 सफाई कर्मचारियों को ये 15 साल में पक्का नहीं कर पाए, हमने आते ही पक्का कर दिया दिल्ली के अंदर। लेकिन सर आज हरियाणा के बारे में जो बात होती है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि
हरियाणा को लेकर एसवाल का जो सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या आपको लगता है वाजिब सवाल है? इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा भी यही सवाल, मेरा तो यही सवाल है कि चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। एसवाईएल के मुद्दे पे जब भी चर्चा हो तो उसमें यह चर्चा होनी चाहिए कि 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, 57 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। 57 साल में कई ऐसे मौके आए जब केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। मैं ये जानना चाहता हूं समाधान क्यों नहीं कर पाए? तीनों जगह तो सरकार थी। कई ऐसे मौके आए जब तीनों जगह पे केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। लेटेस्ट 2016 में, 2016 के अंदर क्यों नहीं समाधान कर पाए? क्या दिक्कत थी? तीनों जगह अपनी सरकार थी। एक आखिरी चीज, प्रधानमंत्री जी 2019 में हरियाणा के अंदर आए, भरी रैली के अंदर, पूरी रैली के अंदर उन्होंने कहा 70 साल से हमारा पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, मैं वो पानी रोकूंगा, मोदी उस पानी को रोकेगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को देगा। क्या हो गया मोदी जी? 4 साल हो गए उस बात को आपको कहे हुए। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द मतलब सरकार का कहा हुआ शब्द। इसका मतलब या तो मोदी जी ने सरकार में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए झूठ बोला था, ठीक है, या फिर उनके बस की बात नहीं। लेकिन टांडा साहब, एक सवाल है, ईमानदारी से बताइएगा, ये भी तो सच्चाई है कि पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज तक एक बार भी ये कहा हो कि मैं इस पर विचार भी करूंगा? ये भी तो सच्चाई है, क्योंकि पंजाब में जाकर मजबूरी हो जाती है। उनके मुंह से एक शब्द निकला हो तो आप मुझे यहां पर रोक दीजिएगा कि मैं हरियाणा को पानी देने पर विचार करूंगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? उनका छोड़िए ना, आप अपना बताइए ना। नहीं नहीं, वो कहते क्या है इस बारे में जी, वो क्या कहते हैं सुनील जाखड़ जी? यही कहते हैं, वो भी एक बूंद पानी नहीं देंगे हम, हरियाणा को नहीं देंगे। अच्छा, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं पंजाब में, वो भी यही कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं। यानी ये दोगली बातें करते हैं सारी पार्टियां। कांग्रेस भी दोगली बात करती है, बीजेपी भी दोगली बात करती है। आम आदमी पार्टी समस्याओं को खत्म करने में यकीन करती है, क्योंकि हमको स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, हमको लेकिन बिजली लानी है, भगवंत मान पानी साहब लाना है, क्यों सब नहीं के कहते हैं कि मैं विचार करूंगा पानी देने के लिए? वो तो कहते हैं मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा। वो तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है ना यार, वो पंजाब की बात रखते हैं। तो पंजाब की हरियाणा बात- के आम आदमी मुख्यमंत्री क्या पार्टी कर से- रहे हैं? आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हरियाणा हैं? के मुख्यमंत्री कहते हैं पंजाब से पानी लेकर आएंगे। आज तक प्रधानमंत्री जी से अरविंद केजरीवाल जी जब हिसार में आए थे, अरविंद केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं जिसकी 2 स्टेट के अंदर सरकार है। केजरीवाल जी ने कहा प्रधानमंत्री जी से इस मुद्दे पे 15 मिनट चाहता हूं, समाधान सुझाऊंगा उनको। प्रधानमंत्री जी विदेश घूमते रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं, गुफा में बैठ जाते हैं जाके, 15 मिनट नहीं दे पाए आज तक केजरीवाल जी को, एक चाय पे नहीं बुला पाए आज तक। समाधान करने की ये नियत होती है। 2 प्रदेश लड़ रहे हैं, अगर 2 बेटे लड़ते हो तो समाधान कैसे होता है? ये दीपेंद्र हुड्डा जी बता रहे थे 2-4 दिन पहले, बोले कोर्ट में समाधान होता है। इनकी संस्कृति में होता होगा, इनके परिवार में होता होगा। हमारी संस्कृति में, हरियाणा में अगर 2 भाई लड़ रहे हैं, उनका समाधान बाप बैठ के कराता है। 2 स्टेट लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री एंजॉय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी उस मीटिंग में नहीं बैठेंगे, प्रधानमंत्री कभी एक राय नहीं बनवाएंगे, दोनों स्टेट के बीच में समझौता नहीं करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी खुद बैठ के तमाशा देखेंगे, दोनों स्टेट को लड़वाएंगे, उसके ऊपर राजनीति करेंगे। 57 साल कर लिया, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं। सर, लेकिन इस चर्चा में मैं उठ शब्द डालता हूं। आप शब्दों के खेल खेल सकते हैं, आप नेता भी हैं, लेकिन फिर भी आप ये तो समझते होंगे ना कि वोटों की मजबूरी तो है। ये वोट की मजबूरी है। पंजाब में कुछ बोलते हैं आप, हरियाणा में कुछ बोलते हैं आप। हरियाणा के नेता आम आदमी पार्टी के कहेंगे कि पानी चाहिए चाहिए, पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता कहेंगे एक बूंद पानी नहीं देंगे, सर कटवा लेंगे, जान दे देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे। ये वोटों की मजबूरी है कि नहीं? आप उस पानी से वोट की खेती सींचने का काम कर रहे हैं। एक लाइन में ये समझ लीजिए, 57 साल मिले कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, और तीनों जगह सरकार भी रही, ये समाधान नहीं कर पाए। लोगों का विश्वास इनसे उठ चुका है। ठीक है, लोग उम्मीद पे वोट देते हैं, उम्मीद पे राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी से लोगों की उम्मीद बची है, आम आदमी पार्टी इनकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। हमने ये दिल्ली में कहते थे, ये कूड़े के ढेर जो है ना, बीजेपी वाले खुल के कहते थे, बोले खत्म नहीं हो सकते। हमने करके दिखा दिए ना, आधे खत्म हो गए, आधे और हो जाएंगे अभी। ये कहते थे कच्चे कर्मचारी जी पक्के हो नहीं सकते, पक्के नहीं हो सकते। हमने पंजाब में 30,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए और दिल्ली के अंदर 5,000 सफाई कर्मचारी पक्के कर दिए। जो 75 साल में इनके लिए मुमकिन नहीं हो सका,
वो सारे काम आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। ये तो फ्री बिजली भी नहीं दे पाए, ये घर घर में पानी भी नहीं दे पाए थे, ये सरकारी स्कूल अच्छे भी नहीं बना पाए थे, ये सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं बना पाए थे। हम सारे काम करके दिखाएंगे। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे जब ईडी पीछे लगी हुई है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं जेल भी जा सकता हूं, मध्य प्रदेश में खड़ा होकर कहते हैं कि आज शायद मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं और आप जिता भी दें, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा ना हो जाए कि जेल की हवा खानी पड़ जाए। देखिए, इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जब शहीद भगत सिंह जी आजादी के लिए लड़ रहे थे, जब गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी आजादी के लिए लड़ रहे थे, अब सुन लीजिए ना, तो जवाब सुन लीजिए, ऐसे शोर मचाने से सर कुछ नहीं होगा। तो बहुत अहम मुद्दे हैं, प्लीज देखिए, शांति से सुन लीजिए, कोई बात नहीं, उनको बोलने दो एक आध को। मैं इसको अगर आपको समझना है कि ईडी पीछे पड़ी हुई है फिर भी हम काम कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। जब शहीद भगत सिंह जी आजादी के लिए लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी लड़ रहे थे, गांधी जी लड़ रहे थे, इन वाले तो लड़े नहीं कभी। इनका एक नाम बता दो, बीजेपी वाला कोई भी लड़ा हो आजादी के लिए, एक नाम बता दो। माफी मांगते थे कहीं कहीं पे, माफी मांगते थे। तो मैं कह रहा हूं, जब वो लड़ रहे थे, अंग्रेज उनके पीछे पड़े थे ना, पीछे पड़े थे अंग्रेज उनके। अंग्रेजों ने सोचा भगत सिंह को जेल में डाल दो, फिर आजादी कौन लेकिन मांगेगा? भगत सिंह ने शराब नीति थोड़ी बनाई थी। दो, फिर आजादी भगत सिंह कौन शराब मांगेगा? नीति थोड़ी बना रहा था। आजादी मिली ना, आजादी मिली ना, वो तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आजादी मिली ना। आज आप एक नीति हम बनाते हैं, उस आजादी पे सवाल के लिए उठते हैं। लड़ रहे हैं, हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की आजादी चाहिए हमको, इसलिए लड़ रहे हैं। हमको एक एक घर में 24 घंटे बिजली चाहिए, इस आजादी के लिए लड़ रहे हैं। युवाओं को रोजगार की आजादी चाहिए, उसके लिए लड़ रहे हैं। हम आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात का गर्व है हमको। लेकिन सवाल सुन लीजिए, लेकिन अनुराग ढांडा जी, फिर विपक्ष आपसे सवाल करता है, ये एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री क्यों दे रहे हैं? इसमें कहां शिक्षा, कहां सब कुछ, कहां इंफ्रास्ट्रक्चर आता है? ये क्यों फंस गए आप? तो ये जो विपक्ष और पक्ष जो भी ये सवाल पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि हरियाणा के अंदर 24 घंटे ठेके खुलते हैं, दिन में लीगल, रात को इलीगल। दिन वाला पैसा कहां जाता है, रात को कहां जाता है? हरियाणा के अंदर 40 लोग मर गए यहीं बगल में सोनीपत में जहरीली शराब पी के। जांच हुई कि नहीं हुई? ईडी कहीं नहीं आई हरियाणा में। गुजरात में 100 लोग मर गए जहरीली शराब पी के, ईडी जांच ही नहीं कर रही। पता नहीं क्या दिक्कत है ईडी के साथ। ईडी एक ही जगह जांच कर रही है बस। ऐसा मैंने पूरे पत्रकारिता के करियर में नहीं देखा कि किसी एक केस में हर मंत्रालय के मंत्री को, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का क्या लेना देना दिल्ली सरकार से? संजय सिंह अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इनका दिल करे जो करें, देश के लोगों ने ठान लिया बदलाव आएगा और इनको यहां से बोरिया बिस्तरा लपेट के बाहर भेजेंगे। आपको हरियाणा में कई मौके मिले चुनाव लड़ने के, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं आप, लेकिन उतना अच्छा नतीजा नहीं निकलकर सामने आया। रोहतक में अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री को ले लेके घूमते हैं वो भी, और लगातार वोट की अपील भी करते हैं। मध्य प्रदेश भी गए थे। ये दोनों की जोड़ी क्या हरियाणा में कमाल कर पाएगी? क्योंकि एक एग्जाम्पल तो आपने सेट कर दिया पंजाब का, आपने वो इतिहास रच दिया जो आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे होगा, दिल्ली और पंजाब। लेकिन हरियाणा, यहां पर आपको लगता है, जहां पर खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम तो 36 बिरादरी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जाट और गैर जाट ये मसला रहता है। ये किसने बांटा? ये किसने बांटा? ये भूपेंद्र हुड्डा जी जाटों की राजनीति करने का दावा करते हैं। मुख्यमंत्री कल को पूछा जाए कि कौन बनेगा, अपने बेटे के अलावा कोई नजर आएगा? कोई जाट का काम नहीं करते वो, कोई जाटों का भला नहीं करते। ये नॉन जाट की जो राजनीति कर रहे वो कोई नॉन जाट का भला नहीं करते। ये सब जाति के नाम पे बांट के, आग लगा के उस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वो समय चला गया, वो समय चला गया। ना बाप बेटे की चलेगी, ना बाप बेटे की चलेगी, और ना ऐसे मुख्यमंत्री की चलेगी जो हेलीकॉप्टर में घूम के ये कहता है कि हां मैंने देख लिया किसान डूबे हुए हैं। जमीन पे उतर के किसानों के बीच में जाना पड़ेगा। अब फ्री की भी बात होती है और फ्री की रेवड़ियां, ये सब कुछ हमने चुनाव में भी देखा है। एक बार फिर से आपको घेरा जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी आपके पैटर्न पर थोड़ा थोड़ा चल पड़ी है। बिजली मुफ्त बीजेपी भी चलती है जी, बीजेपी भी चलती है। बिजली मुफ्त क्यों? अमित शाह जी आए थे अभी, अमित शाह जी आए थे अभी। ये जो बीजेपी के कुछ साथी बैठे हैं ये बताएं मुझे, तीर्थ यात्रा योजना अनाउंस करके अच्छी बात है। अच्छा, आपने दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, तीर्थ यात्रा योजना अनाउंस करके गए हैं। नकल करते हैं केजरीवाल जी की, चोरी चोरी कॉपी करते हैं केजरीवाल जी को, डरते भी हैं केजरीवाल जी से, इसलिए उनको जेल में डालना चाहते हैं कि इनके काम हम कर दें, इन वाले काम हम करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में जाके हमारा मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट कर दिया, कर्नाटक में सरकार आ गई। अब निभा नहीं पा रहे,
अब निभा नहीं पा रहे, बोले कर्नाटक में बिजली फ्री करेंगे, बिजली महंगी कर दी कर्नाटक के अंदर, लोग अब कोस रहे हैं। इनके बस की नहीं है, जो केजरीवाल जी कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते। लेकिन चुनौती तो दे रहे हैं, अब अलग कैसे करेंगे आप? हरियाणा में जो चैलेंज है, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आपके सामने ये चैलेंज है, यहां जो लोग बैठे हैं, जो बोल भी रहे हैं, इनके मुंह कैसे बंद करेंगे? जो विरोधी हैं कैसे बंद करेंगे? क्यों बंद करना है? आप क्या चाहते हो? देखो, आप कह रहे हो कि इनके मुंह बंद करने हैं। क्या विजन है आपका? नहीं, मैं फ्री ये- की सुविधाएं आप भी देने की बात करते हैं, कांग्रेस आपने कहा बीजेपी अब करने लगी है, हम अपने- तो कैसे अलग कैसे चलेंगे? हम अपने विरोधियों के मुंह बंद नहीं करना चाहते भारतीय जनता पार्टी की तरह। हम चाहते हैं कि इनके डिब्बे में भी 2-4 वोट आ जाएं। इनको बंद थोड़ी करना है। दूसरा जी। दूसरा ये वोट जिसको मर्जी दे, ये किसी पार्टी का झंडा उठा के घूमते रहें, ये जितना मर्जी किसी पार्टी का झंडा उठा के घूमते रहें, इनके बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा कोई देगा तो कौन देगा? केजरीवाल देगा। इनके घर पे सुनो, ये मोदी मोदी करते करते, खट्टर खट्टर करते करते घूम रहे हैं। 24 घंटे बिजली इनके घर में ला पाए क्या खट्टर जी और मोदी जी? 24 घंटे बिजली कौन लाएगा? केजरीवाल लाएगा 24 घंटे बिजली। ठीक है, अब आपको मालूम है एक सवाल ईडी को लेकर सवाल था, बहुत मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन बात ये होती है कि जब ईडी की बात होती है, सीबीआई की बात होती है, आप कहते हैं ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंजाब में क्या चल रहा है? विजिलेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ये विपक्ष आरोप लगाता है। पंजाब में सियासत में बहुत होता है, पंजाब की बात करें इसलिए हरियाणा में इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं। अब विपक्ष हो या आपके विरोधी हो, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि खुद करे तो रासलीला, हम करे करैक्टर ढीला, और पंजाब में विजिलेंस पीछे लगा रखी है अपने नेताओं ने, और यहां ईडी लग जाए तो आप फिर पीछे पीछे होते हैं। मैं बताता हूं आपको, पंजाब में विजिलेंस हो, कोई भ्रष्टाचार का केस होगा, कोई नशे का कारोबार में लिप्त होगा, छोड़ेंगे नहीं एक भी आदमी को, चाहे किसी पार्टी का हो, कोई भी हो। दूसरी बात, ईडी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? सीबीआई ने भी छापे मारे इसी केस में, उन सब में जमानत मिल गई। सीबीआई में, सीआरपीसी में, बाकी किसी पुलिस एक्ट में कहीं पे भी जमानत मिल जाती है अगर आपके पास सबूत ना हो तो। ईडी का इस्तेमाल ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पहली बार कर रही है। क्यों कर रही है? ईडी का कानून ऐसा है कि अगर ईडी ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित करो। दूसरे कानूनों में कानून कहता है कि जब तक गुनहगार साबित नहीं होते आप बेगुनाह हो। ठीक है, तो इसलिए ईडी अब का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि यहां पर कोई शख्स बैठा है या अनुराग ढांडा मेरे सामने बैठे, तो ईडी चाहेगी गिरफ्तार कर लेगी, ईडी चाहेगी आरोप लगा देगी, सरकार चाहेगी उनको जेल में डाल देगी। आप अपनी इस बात को याद रखिएगा, 2024 का चुनाव आने से पहले ईडी ये भी करेगी, अनुराग ढांडा के पास भी आएगी। जब जब उनको ये लगता है, हम कहते हैं जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब खट्टर डरता है ईडी को आगे करता है। ये इनका काम है, हर तानाशाह ऐसा करता है, ये पहले नहीं है। जिसको भी ये गुमान होता है, जिसको ये अहंकार होता है कि मैं इस गद्दी पे बैठ गया तो हमेशा मैं ही रहूंगा, वो सारे लोग यही काम करते हुए आए हैं, ये भी यही करते हुए आए हैं। लेकिन एक दिन इनका भी पलट जाएगा मामला, ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, अपना झोला उठा के चल देंगे, जनता इनको बाय बाय कर देगी। अब हरियाणा के लिए ऐसी कौन सी योजना आप सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो आप बनाने वाले हैं? थोड़ी सी झलक अगर आज इस मंच से सर, क्योंकि हमारा विजन 2024 ये नाम है, और मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते हरियाणा के आप वो बातें बताएं यहां पर कि वो सबको चौंका दे कि जो आपके मन में चल रहा है वो किसी के मन में नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के लोग सोच नहीं सकते। देखिए, मैं 2-3 चीजें बता सकता हूं। वैसे तो राजनीति में इतना पहले अपनी रणनीति बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी रणनीति आम आदमी की है, इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर जो बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के मुद्दों पे हम काम करते हैं वो तो करेंगे। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो ये टोल की गुंडागर्दी चल रही है इसको खत्म करेंगे, टोल खत्म करेंगे। हरियाणा के अंदर हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, 13,000 नौकरी के लिए 13,75,000 आवेदन आए, वो भी ग्रुप डी की नौकरी के लिए ना, ये तो बर्दाश्त नहीं है। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं हरियाणा के अंदर। जैसे ही सरकार में आएंगे पहली कलम से 2 लाख रोजगार लिखेंगे युवाओं के लिए। ये काम हम करेंगे हरियाणा के अंदर। हरियाणा की अद्भुत संस्कृति है, किसानों के लिए जितना काम किया जाए उतना कम है। पंजाब के अंदर हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा के किसान उसको देख रहे हैं और अपने आप हमारे पास आ रहे हैं कि हम इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा ऐसा सपना है कि दिल्ली से महिलाएं अगर बस में बैठें तो सीधे स्वर्ण मंदिर तक चली जाएं, किराया नहीं लगना चाहिए कोई भी।
हमारा ऐसा सपना है, ये कॉरिडोर बनाएंगे, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में इससे एग्जाम्पल लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ सके। जो यहां पर लोग बैठे हैं पानीपत के, अब ये उम्मीद क्या करें आम आदमी पार्टी से, क्योंकि यहां भी कैंडिडेट आपको उतारना पड़ेगा, उसके सामने चुनौतियां ना हो। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सत्ता में रही है हरियाणा में, बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, इतिहास रच दिया था 2014 में, जेजेपी गठबंधन में सरकार में, इनेलो पार्टी स्वाद चख चुकी है सत्ता का। अब आम आदमी पार्टी को ये सभी चुनौती आपके सामने, एक एक करके अगर आप इनका तोड़ मुझे बता दें इस मंच से, ताकि पानीपत की जनता भी ये सोच सके कि इनके पास तो विजन है जो इन पार्टियों के पास नहीं है, जो आपके सामने चुनौती बनकर उभर रही है। देखिए, बीजेपी, मैं दो लाइन में बता देता हूं, बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे पूरे हरियाणा को बांटा, बार बार बांटा और अब फिर नौ में बांटने की कोशिश की। इस बार सब लोग समझ गए, इस बार कोई उनके चक्कर में नहीं आया। बीजेपी वालों का काम है आपस में लड़ाओ, फूट डालो, लोगों के हाथ में कागज पकड़ा दो, कभी पीपीपी के नाम पे, कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे चक्कर काटते रहे लोग दफ्तरों में, और हम मन मर्जी करते रहे, खूब भ्रष्टाचार करते रहे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाई। मैं रोहतक में कल एक फ्लाईओवर का निरीक्षण कर रहा था, हुड्डा साहब के कार्यकाल में बना था। सारे पिलर के अंदर दरारें हैं, 12 साल हुए हैं उसको बने हुए, सारे पिलर्स में दरारें हैं, उसके अंदर खुल के भ्रष्टाचार हुआ है। ये बीजेपी और कांग्रेस एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, बताओ कैसे? आज खट्टर साहब की सरकार है 9 साल से, आज खट्टर साहब की सरकार है 9 साल से। कोई ईमानदार सरकार होती तो भूपेंद्र हुड्डा जी को उस फ्लाईओवर के लिए ही जेल में भेज देती कि इतना भ्रष्टाचार क्यों किया है। ये बिल्कुल नहीं भेजेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अनिल विज जी कह रहे हैं कि कमरा बुक करवा रखा है और वो जेल में जाएंगे, कमरा बन रहा है वहां पे हुड्डा साहब। 9 साल से वो कह रहे हैं 9 साल से कमरा बन रहा है, हो सकता है बड़ा कमरा बन रहा। देखो इस रफ्तार से, ये सच बात है। भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार ऐसी ही है। 9 साल लगे तीर्थ यात्रा शुरू करने में, और रेवाड़ी में ना 2015 में एक एम्स का घोषणा हुई थी कि एम्स बनाएंगे रेवाड़ी में। आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कोई डेट आने वाले हैं, कोई डेट नहीं मिल पा रही है प्रधानमंत्री जी को, तो आने वाले है बात कर रहे हो। आपको मिर्च लगना लाजमी है भाई साहब, आपको मिर्च लगना लाजमी है। अरे वो झोला उठा के चले जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे लोगों के बीच में। वो झोला उठा के किसी भी दिन चले जाएंगे, आप लोगों को जवाब देते रह जाओगे। मैं कह रहा हूं कि रेवाड़ी के अंदर इन्होंने कहा एम्स बनाएंगे जी। इतना झूठ बोलती है ये पार्टी, इतना झूठ बोलती है। मोदी जी को चुनाव से समय ही नहीं मिला उसका शिलान्यास करने का। अब 10 दिन पहले पता चला कि उसका टेंडर कैंसिल हो गया, तीसरी बार टेंडर कैंसिल। कब बनेगा? इनकी रफ्तार यही है। ये हुड्डा साहब के लिए कह रहे हैं जेल में कमरा बना हुआ है। क्या रिश्तेदारी, क्या दोस्ती है? भेजते क्यों नहीं? क्या दोस्ती है? इसका मतलब जैसे इन्होंने जेजेपी को सारे घोटाले करा दिए जेजेपी से, और उनकी फाइल पकड़ के बैठे हैं, सरकार चलाएंगे मजे से। मैं आज आपको कह रहा हूं, जैसे जेजेपी से हरियाणा के लोगों ने धोखा खाया, मेरी आज ये बात नोट कर लीजिएगा, अगर हुड्डा साहब के 5-7 एमएलए आ गए, ये बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा धोखा होगा हरियाणा के लोगों के साथ। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा के लोग जेजेपी के रूप में ये सब देख चुके हैं। जेजेपी वाले क्या करते थे? बीजेपी को गाली देते थे और वोट लेके बीजेपी के खिलाफ गोद में जाके बैठ गए बीजेपी के। इस बार हुड्डा साहब के बारे में ये चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर है कि देर सवेर ये बीजेपी में जाएंगे। अब इनेलो पार्टी की बात कर लेते हैं, इनेलो की बात कर लें। इनेलो को लेकर आप क्या कहेंगे, कोई चुनौती है भी कि नहीं है? देखिए, 3 में ना 13 में, उसके बारे में चर्चा करके शब्द क्यों खराब कर रहे हो? उनका कुछ नहीं हो सकता। अभय चौटाला जी राजनीति नहीं कर सकते, ये चौटाला साहब जानते थे, इसलिए अजय चौटाला जी को आगे कर रखा था। अब जब अजय चौटाला जी उधर चले गए, अलग पार्टी बना ली, तो अभय चौटाला जी को ये पार्टी मजबूरन चलानी पड़ रही है। वो राजनीति नहीं कर सकते, उनका टेम्परामेंट ऐसा नहीं है कि लोगों से वो रिलेशन बना सके, लोगों का वोट हासिल कर सके। ये पुराने जमाने की बातें हो गई। इनेलो चली गई, जेजेपी ने तो ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि हरियाणा में दुकान बंद हो गई है, वो राजस्थान में अपनी दुकान खोल रहे हैं। कुछ पार्टियों को रियलाइज हो गया है कि शटर डाउन हो गया उनका, कुछ का 2024 में आम आदमी पार्टी शटर डाउन कर देगी। अब आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं महागठबंधन को लेकर, इसकी भी चर्चा पिछले दिन हुई थी, फिर बीच में बात बहुत कम हो गई, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जब बयान सामने आए, फिर से चर्चा में
वो मुद्दा आ गया था। अब आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है, अनुराग ढांडा क्या सोचते हैं, ये जो महागठबंधन है, पहले इंडिया नाम, फिर INDI, फिर इंडी, बहुत नाम दिए गए, ये काम कर पाएगा या सिर्फ दिखाने के लिए कि सभी पार्टियां एक हो गई और मोदी सरकार बहुत गलत कर रही है, ED का डर दिखा रही है, CBI का डर दिखा रही है, ये जनता को समझ आ रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पार्टियां इकट्ठा हुई क्यों। कई सारी पार्टी इसमें ऐसी है, नेताओं को डर लग रहा है जेल में ना डाल दे, इकट्ठे हो जाएं तो शायद ताकत बन जाए। डाल दें, ये विपक्ष कह रहा है। तो जेल में डालने से लोकतंत्र पे फर्क नहीं पड़ता, लोग तो फिर भी वोट करेंगे। जेल में बैठे हुए भी, हमारे यहां लोकतंत्र में ऐसा इतिहास रहा है कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति भी लोगों के मत से जीत के आया है और उसके बाद पता नहीं कितने साल बाद जेल से बाहर आया, लेकिन लोगों ने उसको जेल में बैठे जिता दिया, ऐसा भी रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन बना क्यों। कई पार्टी ऐसी हैं जो स्टेट्स में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, फिर भी इंडिया गठबंधन बना लोकसभा चुनाव के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने पे उतारू हैं, खत्म करना चाहते हैं। अपने इशारे पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पलट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पलट रहे हैं। 4 जजेस ने इनके कार्यकाल में बाहर आके कहा था कि ऐसा हमारे कार्यकाल में कभी नहीं हुआ, हमने कभी नहीं देखा कोर्ट को इस तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की जाए। चुनाव आयोग में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया ताकि चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चला सकें। और क्या बचा? 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के। मीडिया के बारे में सारा देश जानता है, जो विधायिका है उसको ये खरीद फरोख्त करके पता नहीं कितनी जगह सरकारें तोड़ी, इलेक्शन कमीशन से उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, न्यायपालिका पे पूरा प्रेशर बना रहे हैं। ये चारों तरफ से, और जो कार्यपालिका है वो कभी भी सक्षम रूप से सामने आके विद्रोह करती नहीं है, विरोध करती नहीं है। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये बाबा साहब से नफरत करते हैं। बीजेपी के लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। सर, अंतिम सवाल है, हमारे कार्यक्रम विजन 2024 को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो? हमारे कार्यक्रम विजन 2024 को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लोकतंत्र में चर्चा की अपनी बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। जब तक अलग अलग विचारधारा से आए हुए लोग जनता के सामने चर्चा नहीं करेंगे, तब तक विजन निकल के सामने नहीं आएगा, तब तक लोगों के मन में अपने जो निर्णय है चुनाव के बारे में, वो करने के लिए उनके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए इस तरीके का मंथन, इस तरीके की चर्चा होते रहने चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके चैनल को, खबरें अभी तक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छी शुरुआत आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनुराग ढांडा, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका इस खास बातचीत के लिए। आपसे गुजारिश है सर कि स्टेज पर बने रहें। इस बीच मेरी गुजारिश जनाब सुनील गुलाटी जी से है, जो राकेश बजाज साहब के बिहाफ पर प्लीज स्टेज पर आए। PNB होम अप्लायंसेस की तरफ से जनाब सुनील गुलाटी जी को सम्मानित करेंगे अनुराग ढांडा जी। अनुराग ढांडा जी, जनाब सुनील गुलाटी जी, PNB होम अप्लायंसेस की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के हमारे शाम के स्पॉन्सर्स थे MMDU डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, लिटिल एंजल स्कूल पानीपत, PNB होम अप्लायंसेस। अनुराग जी आपसे गुजारिश है आप भी प्लीज स्टेज पर बने रहे, और मेरी अब अपनी टीम से गुजारिश है, खबरें अभी तक की टीम से, कि अनुराग ढांडा जी को सम्मानित करें, मोमेंटो देकर एजाज से नवाजा जाए उनको। सुमित जी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, और इसी के साथ हमारा आज का ये खास कार्यक्रम अपने अंजाम को पहुंचता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तशरीफ लाने के लिए। खबरें अभी तक की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टेक्निकल टीम, हमारा आउटपुट, इनपुट, हमारा एडिटोरियल, हमारा PCR, MCR, हमारे ऑफिस बॉयज, तमाम टीम का बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम को इतना कामयाब बनाने के लिए।